नमस्कार। जैसा कि आपसे बात की थी कि एनबीडीएसए यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन और उसके स्टैंडर्ड्स जो है वो डिफ़ाइन करने वाली जो अथॉरिटी है, जिसको पहले एनबीडीए कहते थे और अब उसको एनबीडीएसए कहने लगे हैं, द न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन जो है। और उसमें उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया है, स्टैंडर्ड। एनबीडीएसए कर दिया है, यानी कि मानक तय करने के लिए जो एसोसिएशन बना हुआ है उसने कार्रवाई की है कुछ समाचार चैनलों पे कुछ स्पेशल शोज़ को लेके। और उस कार्रवाई में चार जो शोज़ हैं अलग अलग चैनल्स के, जिसमें जो है वो दो शोज़ एक ही चैनल के हैं और उसके अलावा दो अलग अलग चैनल हैं, नव टाइम्स नाउ, नव भारत, आज तक, नेटवर्क 18 के शोज़ हैं ये चार। उनको लेके कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया और आज तक को वार्निंग दी है। अब ये सवाल कि इस पे बहुत हो हल्ला 2 दिन से कटा हुआ है, इस पे लगातार बात हो रही है कि सबक है और ऐसा है वैसा है, नज़ीर है। और सवाल ये है कि क्या इससे वाकई कुछ बदलेगा, क्योंकि दरअसल इस तरह के एक्शन जो हैं उससे कुछ बदलने वाला दिखता नहीं है। अव्वल तो एनबीडीएसए जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई सरकारी संगठन नहीं है, तो वो फाइन इम्पोज कर सकता है, पर क्या फाइन दिया जाएगा इसकी गारंटी है? क्या वो लीगली इंश्योर कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि जो मेंबर चैनल्स हैं उन पे ये ओनर ज़रूर है कि वो उस फाइन को दें और वार्निंग को जो है वो सुने। पर इसका तो बहुत सीधा तरीका है कि आप उसकी मेंबरशिप छोड़ दें, उससे अलग हो जाएं, या आप फाइन ना चुकाते रहें। आप लीगली एनफोर्स कैसे होंगे? क्योंकि दरअसल ये गैर सरकारी संस्था है और ये टीवी चैनलों ने या मीडिया ने सेल्फ रेगुलेशन के लिए बनाई थी। अब सेल्फ रेगुलेशन वो कर नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो फाइन लगा है ये कितना है? 50,000 रुपये। एक शो के लिए 50,000 रुपये मान लीजिए, तो 50,000 रुपये क्या इन टीवी चैनल्स के लिए कोई ऐसी धनराशि है जिसको देंगे तो ये बर्बाद हो जाएंगे, इनको कोई फर्क पड़ेगा? दरअसल कई बार इनमें से एक शो की कॉस्ट ही जो है वो 50,000 रुपये से अधिक हो सकती है, या उस शो के विज्ञापन से कमाया गया रेवेन्यू जो है वो 50,000 से कई गुना ज़्यादा हो सकता है। ऐसे में इस रकम से क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या वार्निंग से और इस तरह की पेनल्टी से कोई नैतिक बाध्यता या कोई शर्म आने वाली है इनको? क्योंकि अगर नैतिक बाध्यता या शर्म होती तो जिन शोज के लिए ये सजा हुई है वो शोज ही नहीं होते। वो शो किस बारे में है? श्रद्धा वालकर के मामले में, श्रद्धा की जो हत्या का मामला हुआ था दिल्ली में, उसको लेके लव जिहाद का मामला उसको बताया था, जबकि वो नहीं था। अब यहाँ पे एक समस्या है। इस मामले में एक एक्टिविस्ट ने जो है वो कंप्लेंट दायर की थी। अब उस मामले को कितने साल हो गए? लगभग लगभग 2 साल होने वाले हैं। 2 साल बाद ये सजा आई है, ये पेनल्टी और ये चेतावनी आई है। सवाल ये है कि 2 साल तक वो वीडियो, और कहा गया है कि ये वीडियोस जो है आप हटा लें अपने प्लेटफॉर्म से। तो कहाँ से हटाएंगे? जाहिर सी बात है डिजिटल प्लेटफॉर्म से। 2 साल तक वो वीडियोस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पड़े रहे। अब उन वीडियोस को कोई ढूंढ के देख भी नहीं रहा है, अब वो वीडियो हटा दिए जाएंगे। इससे क्या फर्क पड़ रहा है? दूसरा, जब तक कंप्लेंट नहीं होगी तब तक एनबीडीएसए क्या करेगा? एनबीडीएसए आखिर तब क्यों चुप रहता है? क्या ये इकलौते प्रोग्राम हैं जो नफरत भड़काने के लिए या किसी धर्म विशेष के प्रति प्रोपेगेंडा या कम्युनल हेट्रेड भड़काने के मकसद से चलाए गए? इस देश में एक संविधान है और कानून है और आईपीसी है जो प्रोहिबिट करता है सांप्रदायिक घृणा फैलाने को। पर लगातार हर रोज कोई दिन ऐसा नहीं जाता है और शायद कोई प्राइम टाइम स्लॉट ऐसा नहीं जाता होगा जब इस तरह के शोज ना चलते हों। तो एक स्पेसिफिक शो पे आप ये एक्शन लेते हैं, बाकी का क्या? और बाकी क्यों नहीं हो पाता? पहले तो ये समझ लेते हैं ये चार एंकर कौन कौन से हैं। एक हैं हिमांशु दीक्षित, नवभारत, टाइम्स नाउ नवभारत के। दूसरे हैं हमारे प्यारे सुधीर चौधरी, आज तक। और उसके अलावा अमीश देवगन और अमन चोपड़ा। अब आप इन लोगों के शोज की एक लिस्ट निकाल लें, यूट्यूब करें सिर्फ, और यूट्यूब पे जाके डालें अमन चोपड़ा के शोज, अमीश देवगन का शो, सुधीर चौधरी का शो और हिमांशु दीक्षित का शो, और आपको कंटेंट मिल जाएगा कि कितने सारे शोज हर रोज हो रहे हैं। तो स्पेसिफिक मामले पे कार्रवाई करके और बाकी चीजों पे चुप रह के एनबीडीएस से क्या करेगा और किस तरह का मैसेज दे रहा है? और ये समझना जरूरी है कि क्या इससे कुछ बदलेगा। अव्वल तो इससे कुछ नहीं बदलेगा। मान लीजिए आप किसी एंकर पे एफआईआर भी करा दें, तो वो आपने उस स्पेसिफिक एंकर पे की, वो कार्रवाई उस स्पेसिफिक एंकर पे हुई। चैनल के लिए सबसे आसान है, या तो कुछ दिन ऑफ एयर कर देगा या उनको नौकरी से निकाल देगा
और उनकी जगह कोई दूसरा चेहरा आ जाएगा और वो वही कम्युनल हेट प्रोपेगेंडा चलाएगा जो चल रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन एनबीडीएसए भी समझ लेते हैं। एनबीडीएसए है क्या, एक बार आपको जरा हम एनबीडीएसए के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मिलवाते हैं। अपनी स्क्रीन पे जो है वो आप ये देख रहे होंगे एनबीडीएसए के मेंबर्स की लिस्ट। प्रेसिडेंट कौन है? अविनाश पांडे, सीईओ हैं एबीपी नेटवर्क के। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? एमवी श्रेयम्स कुमार, ठीक है, मातृभूमि प्रिंटिंग पब्लिशिंग के। लेकिन नंबर 3 पे न्यूज़ 24 की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराधा प्रसाद शुक्ला हैं, जो ट्रेजरर हैं। और उसके नीचे कौन मेंबर आते हैं, ज़रा अपनी स्क्रीन पे देखिए। रजत शर्मा। रजत शर्मा का जो चैनल है, क्या उसने नफरत फैलाने में कोई कसर छोड़ी है? उसके ठीक नीचे देखिए एम के आनंद। एम के आनंद कौन है? इनके चैनल पर भी जो है वो जुर्माना हुआ है। और ये टाइम्स नेटवर्क के जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर और एमडी और सीईओ हैं। और फिर नीचे कौन है? राहुल जोशी, एमडी, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के। आप ध्यान से देखिए और नीचे आइए। कल्लीपुरी भंडल, वाइस चेयरपर्सन एंड एमडी, आज तक टीवी टुडे नेटवर्क। ये वही लोग बैठे हुए हैं जिन पर ये आरोप हैं। अनिल कुमार मल्होत्रा, जी मीडिया कॉरपोरेशन। संजय पुगलिया, एनडीटीवी। एनडीटीवी अडानी का है। ये वही लोग हैं जिनके ऊपर, जिनके चैनल्स के ऊपर ये आरोप लगे हैं, जिनके चैनल्स प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। ये वही लोग हैं। यही लोग बैठ के एक्शन ले लें, पेनल्टी लगा दें अपने ही चैनल्स के शो के ऊपर। और अगर मैं आपको इनकी सब कमिटीज अगर दिखाने लगूंगा तो आपको लगेगा कि मैं क्या ही बात कर रहा हूं। अगर आप इनकी सब कमिटीज देखेंगे तो आप और जो है शायद निराश हो जाएं, क्योंकि वहां पर भी यही समस्या है। आप जरा एक बार सब कमिटीज देखिए। सब कमेटी फॉर फ्रेमिंग रेगुलेशन फॉर ऑनलाइन मीडिया न्यूज पोर्टल एंड ऑनलाइन कंटेंट। ये रेगुलेशन बनाने की कमेटी है। कौन है? कल्लीपुरी, आज तक। राजीव सिंह, जी मीडिया। अविनाश पांडे, बीपी न्यूज। सुपर्णा सिंह, एनडीटीवी। शिप्रा जातना, टीवी 18। एडिटोरियल सब कमेटी जो एडिटोरियल कंटेंट पे निगरानी रखेगी। सुप्री प्रसाद, ये न्यूज डायरेक्टर है आज तक के। आज तक क्या कंटेंट चलाता है? मिलिंद खांडेकर, एबीपी न्यूज। पीयूष पद्माकर, इंडिया टीवी, किस तरह का कंटेंट चलाता है इंडिया टीवी। नविका कुमार, जो खुद बैठ के नफरत फैलाती हैं टाइम्स नाउ में, वो एडिटोरियल सब कमेटी के मेंबर हैं। अभिषेक कपूर, रिपब्लिक टीवी। रिपब्लिक से ज्यादा प्रोपेगेंडा कौन फैलाता है? सतीश मेनन, सीएनएन न्यूज 18। चेतन भट्टाचार्य जी, एनडीटीवी। और इसके अलावा लीगल कमेटी आप देखेंगे तो वहां भी टीवी 18, टाइम्स नाउ। तो ये वही लोग हैं जिनके चैनल्स ये सारी नफरत फैला रहे हैं। तो क्या एनबीडीएसए कुछ बदल सकता है? एनबीडीएसए वही लोग जो ये कर रहे हैं, वही लोग जो अपने चैनल में एडिटोरियल पॉलिसी बनाते हैं कम्युनल प्रोपेगेंडे की, वही लोग जो है वो बदलेंगे, वही लोग इसके खिलाफ कुछ करेंगे। ये अपने आप में एक बेमानी उम्मीद है। मतलब इस बात का कोई मतलब नहीं है, ये केवल दिखावे की नौटंकी है। साथ ही अब सवाल यह है कि ये बदलेगा कैसे? क्या एंकर के खिलाफ एक्शन लेने से, शोज पे फाइन लगाने से, या मान लीजिए किसी एंकर के खिलाफ एफआईआर करा देने से? अतीत में कुछ पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं ने एंकर्स के खिलाफ एफआईआर कराई शो करने को लेके। अब यहाँ पे सवाल है, क्या आपको लगता है कि कोई टीवी एंकर या रिपोर्टर बिना संपादक की और अपने मालिक की और अपनी कंपनी के प्रबंधन की मर्जी के इस तरह के शोज चलाता होगा? जी नहीं, ये संभव ही नहीं है। ये सारे शोज बाकायदा प्रबंधन की मर्जी से ही चलते हैं। उसकी मर्जी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। उस एंकर की सैलरी वहीं से आती है। वो शो करेगा नहीं करेगा, सेलिब्रिटी बनेगा नहीं बनेगा, वही तय करते हैं। तो जब तक इन पर एक्शन नहीं हो रहा है, और वो भी सीवियर एक्शन, तब तक ये चीजें नहीं बदल सकती। अब आते हैं दूसरी बात पे। ये जो कुछ हो रहा है, ये दरअसल एक तरह का हेट क्राइम है। और हेट क्राइम हम जैसे ही कहते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में आ जाता है, यानी कि ये कानूनन अपराध है। अब ये कानूनन अपराध है तो कोई गैर सरकारी संस्था जो एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, वो इस पे एक्शन लेके आखिर क्या बदल सकती है? और आखिर क्यों इस पे कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और अब मैं यहां आपको बताता हूं कि इसको बदलने का इकलौता तरीका क्या है। इसको बदलने का इकलौता तरीका यह है कि अगर आप एक सुचिंतित नागरिक हैं, अगर आप वाकई एक्टिविस्ट हैं, तो आपको अब सीधे सीधे कानून, पुलिस, अदालत के पास जाना होगा। लेकिन वो कंप्लेंट और एफआईआर एंकर के या रिपोर्टर के खिलाफ नहीं होनी होगी। इसको ऐसे समझिएगा कि न्यूज़ एक प्रोडक्ट है, और अगर न्यूज़ प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट विषाक्त है, जहरीला है,
तो उसको बनाने वाली कंपनी की जिम्मेदारी है, वहाँ का जो एमडी है, जो सीईओ है, जो उसका मालिक है, उसकी जिम्मेदारी, कल्पेबिलिटी तय होनी चाहिए। और ऐसा ही होता है। कंपनियों पर एक्शन, और साथ ही साथ कंपनियों के जो वरिष्ठ पदों पर बैठे हैं, जब तक उन पर एक्शन नहीं होगा, यानी कि बजाय उस एंकर के खिलाफ कंप्लेंट करने के, आपको एफआईआर करनी चाहिए, कानूनी शिकायत करनी चाहिए, अदालत जाना चाहिए उस कंपनी के खिलाफ, उस कंपनी के मालिकों के खिलाफ, उस कंपनी के एमडी, सीईओ, एडिटर इन चीफ, मैनेजिंग एडिटर, इन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करानी शुरू करनी होगी। आपको मैं ये बता दूं कि कौन कौन सी धाराएं हैं आईपीसी में जिसके तहत ये कार्रवाई हो सकती है। 153 ए, 153 आईपीसी का जो है वो सीधे कहता है कि अलग अलग समूहों और अलग अलग धार्मिक समूहों, नस्ली समूहों, किसी के जन्म स्थान, किसी के निवास स्थान, उसकी भाषा, उसकी जाति, उसकी कम्युनिटी, समुदाय, या किसी और वजह से उसके खिलाफ पूर्वाग्रह बनाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करना, समुदायों के बीच नफरत पैदा करना, ये कानूनन अपराध है आईपीसी की धारा 153 ए के मुताबिक। दूसरा है 153 का बी, वो सीधे कह रहा है कि किसी भी तरह के धार्मिक, नस्लीय, भाषाई, इलाकाई, सामुदायिक, जातीय जो समूह है, जो माहौल है, उसको किसी तरह से भारत, उसके जो अधिकार हैं, समान अधिकार, उससे किसी भी भारतीय नागरिक को ना तो वंचित किया जाता है, कहा जा सकता है, ना ही किसी भारतीय नागरिक के खिलाफ इसके आधार पर जो है माहौल बनाया जा सकता है। सेक्शन 153 बी जो है आईपीसी का, वो ये कहता है। अब आती है बात सेक्शन 292 आईपीसी। आईपीसी का 292 क्लियरली कहता है किसी तरह की ऐसी सामग्री बेचना, खरीदना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, सर्कुलेशन, ये सब जो है पनिशेबल है। पनिशेबल है। ये विज्ञान, एजुकेशन, जनरल कंसर्न, धार्मिक किताबों पर लागू नहीं होता जो स्टेट ने डिक्लेयर की है। सेक्शन 293 आईपीसी का जो कहता है कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को ये सामग्री सर्कुलेट की जाती है जो 20 साल से कम उम्र का है, तो भी ये ऑफेंस है। सेक्शन 295 ए, 295 ए साफ कहता है कि डिलिबरेट एंड मेलिशियस एक्ट, जानबूझकर किए गए दुर्भावनापूर्ण ऐसे कृत्य, लिखे गए या बोले गए किसी तरह के संकेत जो किसी भी समुदाय के वर्ग की धार्मिक भावनाओं को भड़काने, उनका अपमान करने, उनके विश्वास या उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए किए जाएं, वो पनिशेबल हैं, दंडनीय हैं। आईपीसी की धारा 295 ए साफ करती है। और फिर सेक्शन 505 आईपीसी जो ये कहता है कि किसी भी तरह की अफवाह फैलाना जिससे माहौल खराब हो, जनता में भय फैले, जिससे जो है किसी तरह की अफरा तफरी या जो है गड़बड़ी की आशंका हो, वो इस सेक्शन के अंडर पनिश किया जाता है। उसके अलावा सीआरपीसी में सेक्शन 95 है। और कोई भी डॉक्यूमेंट जो सेक्शन 124 ए, 153 ए, 153 बी, 292, 293, 295 ए के तहत आता है, उसको सरकार द्वारा सीज किया जा सकता है। ये भारत का कानून कहता है। और इसलिए अब ये ज़रूरी है कि इन कानूनों के तहत, आईपीसी के जो ये एक्ट हैं, इनके तहत कार्रवाई हो, इन एंकर्स पे नहीं, इनके मालिकान पर, उनके खिलाफ केस दर्ज हो, कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज हो। और फिर यहाँ पर एक और कानून भारत का आता है जो 1991-92 का केबल टीवी नेटवर्क एक्ट है। जब ये केसेस दर्ज होंगे, इनके आधार पे केबल टीवी नेटवर्क के तहत ये सारे कानून उसमें शामिल होते हैं। अगर ऐसा कुछ भी ये टीवी चैनल कर रहे हैं, और यहाँ तक कि विदेश संबंधों को लेके भी, कि कोई ऐसा देश जो आपका, जिससे आपके विदेश संबंध हैं, उसके खिलाफ भी खराब भाषा इस्तेमाल नहीं हो सकती। आप देखिए कि बाइडन ने कुछ बोल दिया तो उनके लिए बोलना, किसी ने कुछ बोल दिया तो ये सारी चीजें एक्युमुलेट होके तब केबल टीवी नेटवर्क एक्ट जो है, अगर सरकार नहीं लागू करती है इन पर, तो अदालत से आदेश लिया जा सकता है और उसके तहत इन चैनलों का लाइसेंस रद्द हो सकता है, ये सील हो सकते हैं, अनिश्चित काल तक, अलग अलग अवधि तक इनको बंद किया जा सकता है, ऑफ एयर किया जा सकता है, इनका सामान सीज हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम या तो एनबीडीएसए के पास चले जाते हैं जिसमें यही लोग बैठे हुए हैं और वो सब कुछ देख के भी चुप रहता है। हम किसी एक शो से नाराज हो जाते हैं और बाकी जो कुछ चल रहा है उस पर कुछ नहीं करते।
हम अदालत नहीं जाते हैं, हम पुलिस के पास नहीं जाते हैं, और हम जब जाते हैं तो हम एंकर या रिपोर्टर के खिलाफ एक्शन लेते हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता मालिक को, उसके लिए वो प्यादा है, ये नहीं तो दूसरा सही, निकाल फेंकेंगे नौकरी से बाहर, अगले आदमी से वही काम करवाएंगे। तो अब ये ज़रूरी है, समय आ गया है कि अब दरअसल कानूनी कार्रवाई मालिकान के खिलाफ, कंपनियों के मालिकों के खिलाफ, एमडी के, सीईओ के, इन सब के खिलाफ एफआईआर, इन सब के खिलाफ केस दर्ज करना शुरू हो, वरना कोई और समाधान नहीं है। जब ये होगा, जब इनके बिजनेस मॉडल पे, इनके अस्तित्व पे संकट आएगा, जब ये जो बड़े बड़े लोग हैं इनके ऊपर एक्शन होने शुरू होंगे, इनके खिलाफ एफआईआर होगी, इनको अदालत में पेश होना पड़ेगा, तब जाके ही इनको समझ में आएगा और ये चीज़ें बदलेंगी। और कोई तरीका नहीं है। इस कार्रवाई का जो अभी हुई है कोई मतलब नहीं है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 50,000 रुपए ये ऐसे उठा के आपके मुंह पे मार देंगे, या नहीं भी देंगे तो आप कुछ नहीं कर लेंगे। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि जब अपराध हो रहा है तो अपराध की धाराओं में एक्शन ज़रूरी है, वो भी उन पर जो सबसे ऊंचे पदों पर बैठे हैं, जिनकी मर्जी के बिना ये हो नहीं सकता, बल्कि जिनके चाहने से, जिनकी मर्जी से, जिनके कहने पे ये सब हो रहा है। ये मानना असंभव है कि मालिकों के, एमडी के, सीईओ की जानकारी के बिना ये हो रहा है, या वो नहीं चाहते तो ये हो रहा है। वो चाहते हैं और इसलिए वो भी इसके अपराधी हैं, बल्कि वो इसके ज्यादा अपराधी हैं। ये हमको समझना पड़ेगा। जो स्क्रीन पे चेहरा दिख रहा है उससे बड़ा अपराधी कोई और है जो बैठा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। माइंड की बात पे हम ये सब बात करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप चाहें, और वीडियो को शेयर करें अगर आपको ज़रूरी लगे तो।